नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम सीखेंगे बॉन्ड डायग्राफ जनरेटर के बारे में। क्या है बॉन्ड डायग्राफ जनरेटर? क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ता है कैपेसिटेंस के। ठीक, कैपेसिटेंस में हम पढ़ते हैं संधारित्र। यहाँ हम संधारित्र जितने भी कंडेंसर होते हैं, पंखे में आपने देखा होगा एक सेल टाइप का लगा रहता है, उसे कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर से रिलेटेड चैप्टर है और लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट का बचा हुआ एक पार्ट है, लास्ट का है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, बॉन्ड डायग्राफ जनरेटर। बॉन्ड डायग्राफ जनरेटर क्या चीज है? देखो इस फिगर में अगर देख सकते हो बेस मॉडल है। ठीक, ये बेस मॉडल है। इस बेस मॉडल में अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अभी नहीं तो अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं, ये हमारा बेस मॉडल हो गया। ये क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किसने बनाया, ठीक, और कैसे बनाया, कैसे काम करता है। ओके, इस वीडियो में यही हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन्वेंशन किया था रॉबर्ट जे बॉन्ड डायग्राफ ने। जिसने रॉबर्ट जे बॉन्ड डायग्राफ ने 1929 में। अब उन्होंने बेस मॉडल मशीन बनाई, तो क्यों बनाई? उसका रीजन है वाई। ठीक, वाई क्यों? टू प्रोड्यूस वोल्टेज इन मिलियंस। देखो शुरुआत में क्या था, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी, ठीक, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनानी थी, कोई एक्सपेरिमेंट करने होते थे, तो हमारे पास ऐसी डिवाइसेस नहीं थी जो बहुत हाई वोल्टेज पैदा कर सके। ठीक, तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी, या कह लीजिए कुछ मशीन चाहिए थी वो जो हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सके। तो उसी के लिए ये डिवाइस बनाया गया। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी वजह से उस समय आवश्यकता पड़ी और फिर इस डिवाइस का इन्वेंशन किया। किसने? रॉबर्ट जी बॉन्ड डायग्राफ ने 1929 में। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इसकी वर्किंग क्या है और इसकी थ्योरीज क्या है, जिन थ्योरीज पर ये काम करते हैं। ठीक है, आप समझिए कि क्यों बनाया गया था। तो मिलियंस में वोल्टेज ये हम जान चुके हैं, लेकिन इस वोल्टेज का हम करेंगे क्या? देखो ये वोल्टेज एक तो इलेक्ट्रिसिटी में यूज आ जाएगा, मोस्टली किस चीजों में यूज होना था? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ठीक है, जब ये वोल्टेज हम हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पैदा करेंगे तो उसे हम एक्सीलरेट करेंगे चार्ज पार्टिकल्स को। अब चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हमारे? एक तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, बहुत सारे ऐसे आयन्स हो गए। ठीक है, तो उनसे हम क्या करेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शंस में उनका यूज करते हैं और मेडिकल फील्ड में भी। जब हम देखो समझ चुके हैं कि क्यों बनाया गया था और किसने बनाया था, अब हम समझते हैं जो मशीन है काम कैसे करती है। इस मशीन को, इसकी जो वर्किंग है उसको समझने के लिए हमें 3 थ्योरी जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके तीन थ्योरी लिखी दी गई है। ठीक है, देखो इंग्लिश में लिखी है, घबराना नहीं है, इनको हम इंटरप्रेट करेंगे पूरा। ठीक, 1 to 1 क्लियर करते चलेंगे। ये थ्योरीज अगर हम समझ जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेस मॉडल ऐसा ही क्यों बनाया गया था। साथ साथ में वर्किंग को तो हम जान ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरी, देखो पहली थ्योरी कहती है चार्ज गिवन टू अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटर सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज जो दिया गया है खोखले गोले को, किसी भी खोखले गोले, और वो कंडक्टर होना चाहिए। अगर उसको कोई भी चार्ज दिया जाए तो ये चार्ज यूनिफॉर्म एक समान रूप से उसकी बाहरी सतह पर फैल जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम। तो देखो इस थ्योरी का मतलब है, मान के चलो कि कोई ये हमारा हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, मान के चलो ये हमारा कोई खोखला गोला है और इस खोखले गोले को हमने कोई चार्ज दिया है, कितना? Q। ठीक है, हो सकता है पॉजिटिव और हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, लेकिन होगा क्या? मान के चलो अगर हमने इसको प्लस दिया और इस जगह पर दिया था तो ये ऑटोमेटिकली सब जगह बराबर बराबर फैल जाएगा। ठीक, इस तरीके से सारे एरिया में ये कवर कर फैल जाता है। तो ये पहली थ्योरी है। ये थ्योरी कहाँ काम आने वाली है? जो भी इसका ये पार्ट देख रहे हो आप, बड़ा सा बॉक्स करके स्क्वायर करके, ये आपको यहाँ पे काम आएगा। ये पहली थ्योरी का। ठीक, अब देखो दूसरी थ्योरी क्या कहती है। अब देखो सेकंड थ्योरी क्या कहती है। सेकंड थ्योरी कहती है पुटिंग अ स्मॉल स्फीयर कंडक्टर इनसाइड अ हॉलो स्फीयर। इसका मतलब अगर कोई खोखला गोला जो छोटा हो उसको एक बड़े खोखले गोले के अंदर रख दिया जाए, तो व्हेन टू आर कनेक्टेड बाय अ वायर, और जब इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, ऑल द चार्ज ऑन द इनर कम्स टू द सरफेस ऑफ द आउटर। यानी जो भी अंदर वाला जो गोला है उसका जो भी चार्ज है, अगर हम उसे कुछ भी चार्ज देंगे तो ऑटोमेटिकली किस पर आ जाएगा? बड़े वाले खोखले गोले पर। ठीक है, तो ये सेकंड थ्योरी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पुटिंग अ स्मॉल स्फीयर कंडक्टर, यानी कि अगर किसी छोटे खोखले गोले को हम बड़े खोखले गोले के अंदर
रखते हैं, या कोई भी जरूरी नहीं अंदर का गोला खोखला ही हो, अंदर का खोखला ठोस भी हो सकता है, और उसको अगर हम कोई चार्ज दें और छोटे वाले गोले को बड़े खोखले गोले से हम कनेक्ट कर दें वायर से, ठीक है, और उसके बाद छोटे गोले को हम कुछ भी चार्ज दें तो वो ऑटोमेटिकली बड़े गोले पर आएगा। आइए अब इसको समझते हैं हम। देखिए मान के चलिए कि ये हमारा कोई बड़ा खोखला गोला है, ठीक, ये हमारा कौन सा बड़ा खोखला गोला हो गया, और इसको अभी के लिए हमने नाम दे दिया इसे बिग करके, BIG, ठीक, और इसके अंदर एक छोटा गोला रखा हुआ है, इसको हमने स्मॉल करके ऐसे लिख दिया, ठीक, और हम क्या करें, मान के चलो यहाँ से ये इस तरीके से कनेक्टेड है किसी कनेक्टेड वायर से, ठीक है, कंडक्टर वायर है, और यहाँ से हम इस पे क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, या फिर मान के चलो चार्ज दिया जाता है, ठीक। तो अगर हम इस पर कुछ भी चार्ज देंगे तो ये चार्ज अभी तो छोटे गोले पर है, लेकिन अगर जैसे ही इसको हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें बड़े गोले से, तो इसका ऑटोमेटिकली सारा चार्ज किस पर आ जाएगा, बड़े गोले पर, यानी छोटे गोले का सारा चार्ज है वो ऑटोमेटिकली निकलकर बाहर आ जाएगा बाहर वाले बड़े गोले पर, ठीक है, यहाँ से चार्ज खत्म और ये चार्ज ऑटोमेटिकली बड़े गोले पर। यही थी हमारी सेकंड थ्योरी का क्या थी, अगर किसी छोटे गोले को बड़े खोखले गोले के अंदर रख दिया जाए और फिर उस छोटे गोले को चार्ज दिया जाए, ठीक, और उसके बाद दोनों गोलों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो छोटे गोले का जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली बड़े गोले पर आ जाता है। तो ये सेकंड थ्योरी है। इस सेकंड थ्योरी इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो कॉम लगा है यहाँ पर अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब थर्ड थ्योरी समझते हैं। अब देखो थ्योरी नंबर 3 को समझते हैं। थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है, चार्ज डेंसिटी ऑन दी पॉइंटेड पार्ट्स। अच्छा, पॉइंटेड पार्ट्स का मतलब है यहाँ से किसी भी सरफेस के किसी भी कंडक्टर के नुकीले हिस्से, ठीक है, मान के चलो कोई गोला है तो ठीक है, उस गोले में हमको ऐसे कील टाइप का पार्ट निकालना है तो वो उसका पॉइंटेड पार्ट होगा। ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज हाई ऑन द कंडक्टर, तो जो भी पॉइंटेड पार्ट होता है वहां पर क्या होता है, चार्ज बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी ऑन दी पॉइंटेड पार्ट्स ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज हाई ऑन दी कंडक्टर, यानी जो भी कंडक्टर होता है उसके सबसे जो भी पॉइंटेड पार्ट्स हैं वहां पर चार्ज हमेशा सबसे ज्यादा होता है, उनकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी। वेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज सफिशियंट, यानी जब बहुत ज्यादा आवेश उस पर आ जाता है, यानी हम उस पर चार्ज देते जाएं तो क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब कोरोना एक्सक्रीशन हो जाता है। कोरोना एक्सक्रीशन क्या होता है, कोरोना एक्सक्रीशन का मतलब देखिए समझते हैं इसको। तो देखिए क्या होता है कोरोना एक्सक्रीशन, इसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान के चलो एक गोला है, ठीक है, इस गोले को लेकिन अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें कि इसका एक पार्ट तो गोल हो रहे और दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा शार्प हो जाए, ठीक, ये हमने थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का शेप बना लिया, ठीक। अगर आप देखो कि यहाँ का सरफेस कैसा है, बहुत ज्यादा स्मूथ टाइप का है और एरिया बहुत ज्यादा है ना, यहाँ का एरिया, इसको हम एरिया 1 बोल दे रहे हैं, ठीक, एरिया 1, और इस साइड का एरिया अगर हम इसकी बात करें, पॉइंटेड पार्ट है, यही वो पॉइंटेड पार्ट है जिसकी बात यहाँ हो रही थी, ठीक। तो यहाँ का एरिया अगर देखो तो बहुत कम है, तो जहां एरिया कम होता है, ठीक है, वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। कोरोना एक्सक्रीशन के अकॉर्डिंग जहां पर एरिया बहुत कम हुआ, यानी क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, वहां पर चार्ज डेंसिटी यानी जो आवेश की संख्या है, आवेश का घनत्व है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फिर भी लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट पर लगातार चार्ज देते रहें, एक कंडीशन ऐसी आती है जब चार्ज हवा में लीक होने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और फिर भी अगर हम चार्ज प्रोवाइड कराते रहे, फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग तो चार्ज सब जगह फैलेगा। फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है कि चार्ज जो भी इसको देंगे वो सब पूरे एरिया में फैलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ का एरिया तो ज्यादा है तो उतने चार्ज को कवर कर लेगा, लेकिन यहाँ का एरिया कम है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब चार्ज बहुत ज्यादा होगा, और फिर हवा में लीक करना शुरू हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कोरोना एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हम समझते हैं वर्किंग क्या है, वर्किंग कैसे क्या काम करती है, ठीक। अच्छा देखो अब वर्किंग समझते हैं, ये हमारा बेस मॉडल है, ठीक है। अब बेस मॉडल को समझने के लिए हमने कुछ हिस्से में इसको बांट दिया है, ओके। तो पहला हिस्सा तो जैसे बहुत बड़ा स्फीयर गोला है, खोखला गोला है, इसको हमने नाम दे दिया ए,
अपनी नेमिंग कर दी हमने ई। सेकंड क्या, हमने पहली पुली, ये दोनों पुली है, पुली मतलब समझते हैं घिरनियां, कुएं के ऊपर लगी होती है ऐसी, उसी टाइप की एक घिरनियां है जहां से हमारा एक बेल्ट घूम रहा है, ठीक। और इसको किससे घुमाया जाएगा, इसको घुमाया जाएगा मोटर से, ठीक, इसको घुमाया जाएगा मोटर से। तो नीचे वाली पुली को आप मोटर से घुमाते हैं, और नीचे वाली पुली जब ऑटोमेटिकली मोटर से घूमेगी तो ये बेल्ट चलेगा, और बेल्ट से ऊपर की पुली भी धीरे धीरे घूमने लगती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है कि हमने देखो कुछ पार्ट है, पुली हो गया, एक कॉम्स है, कॉम मतलब कंघी टाइप की, हिंदी में कंघी, इंग्लिश में कॉम। तो दो कॉम लिए हमने, एक डी और एक ई, ठीक है। डी वाला हमने बैटरी से जोड़ा है, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज से हमने, हाई वोल्टेज सप्लाई से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक। हाई वोल्टेज से जोड़ने का रीजन क्या है, हाई वोल्टेज से हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड कराएंगे पॉजिटिव चार्ज, और जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराएंगे तो एक कॉम के द्वारा धीरे धीरे गिरेंगे किसके ऊपर, डी के ऊपर, ठीक। अच्छा देखो अभी हमारी जो पहली कंडीशन क्या है कि हमें इसको, जो भी हमारी इसकी संरचना है उसको समझना है। तो संरचना में हमारा एक खोखला गोला है जिसको हमने नाम दे दिया ई, दो पुली ली है बी और सी, उस पर एक बेल्ट लगा दिया है हमने, ठीक। जो बेल्ट इस तरीके से डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक। आगे क्या है, नेक्स्ट हमने दो कॉम लिए हैं ई और डी करके, ओके, ई और डी करके। तो डी का काम होता है चार्ज को फेंकना, ठीक है, ये क्या करता है, थ्रो मतलब फेंकता है इसको। इसके बाद जो ई है वो यहाँ से कलेक्ट करेगा, तो इसको कलेक्टर भी बोलते हैं, कलेक्टिंग कॉम, ठीक। कलेक्टिंग कॉम क्या करता है, यहाँ से चार्ज लेगा और इस पूरे पार्ट पर इसको समान रूप से फैला देगा, जो कि थ्योरी नंबर 1 हमारी यही कहती है। तो जब आप समझ गए होंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा सबसे बड़ी बात, इस पूरे के पूरे स्टैंड को इंसुलेटर पिलर पर खड़ा किया जाता है। ये जरूर एक गोला है स्फेरिकल, तो एक कंडक्टर होगा, लेकिन ये नीचे पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब इनमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक, कुछ चालक है ये सारे के सारे। आइए अब इसकी समझते हैं जो भी वर्किंग है। इसकी वर्किंग को हम दो तरीके से समझने वाले हैं, पहले तो हम बोर्ड पर समझेंगे, इसके बाद हम एनिमेटेड फॉर्म में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं वर्किंग ऑफ द वॉल डायग्राफ जनरेटर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, स्टेप बाय हम इसकी वर्किंग को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हाई वोल्टेज सप्लाई से हम कॉम डी को जोड़ेंगे, ठीक है। हाई वोल्टेज सप्लाई से जब हम कॉम डी को जोड़ते हैं तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉम डी पर इकट्ठा होना शुरू होता है, और जब इस कंघी डी पर धीरे 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 बहुत सारा चार्ज इकट्ठा होता है, तो यहाँ देखिए इसके जो दांत टाइप के बने होते हैं, जैसे कंघे में बने होते हैं, नुकीले सिरे साधारण भाषा में, ठीक है। तो नुकीले सिरे पर बहुत धीरे धीरे चार्ज बहुत डेंसिटी में जमा होने लगता है, और जब ये जमा होता है तो यहाँ पर कौन सी घटना होती है, कोरोना विसर्जन की। थ्योरी नंबर 3, थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है कि जहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, एरिया कम, तो धीरे धीरे जो चार्ज है वो हवा में लीक होने लगता है। तो यहाँ से जब ये चार्ज लीक होता है तो ये हवा में तो नहीं जाता, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा पास इसको किसके रखते हैं, बेल्ट के, बेल्ट और कॉम को बिल्कुल पास में रखते हैं, लगभग टच की कंडीशन में, ठीक है। टच बिल्कुल नहीं होता, लगभग बिल्कुल करीब। तो उसके बाद क्या होता है, ये चार्ज इसके थ्रू बेल्ट से होते होते हुए ऊपर जाता है, ठीक है। इस मोटर के थ्रू हम नीचे वाली पुली को घुमाते हैं, और नीचे वाली पुली की मदद से ये पूरा बेल्ट घूमता है, ओके। और जब ये घूमेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, धीरे 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 मूव करके ये पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर पहुंचते क्या होगा, यहाँ पर दूसरा कॉम है ई क्या है, कलेक्टर है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, यहाँ पर जो थ्योरी है वो फर्स्ट वाली थ्योरी का है, सॉरी सेकंड वाली थ्योरी क्या कहती थी, किसी बड़े गोले के अंदर छोटा गोला रख दो और छोटे गोले को चार्ज दो, और फिर दोनों को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, तो छोटे वाले का जो चार्ज है वो कहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बड़े वाले गोले पर, ठीक। तो यहाँ पर जो कॉम है वो कनेक्टिंग वायर का ही काम करता है। अब इसे टच तो हम बिल्कुल नहीं करा सकते क्योंकि बेल्ट क्या है, मूविंग कंडीशन में है, तो बिल्कुल बेल्ट के पास में है, और वहां से चार्ज इस पर आराम से चढ़कर आ सकते हैं। तो यहाँ से जो चार्ज है वो चलेंगे और धीरे धीरे कहाँ पर आएंगे, ई पर, इस कॉम्ब पर, और इस कॉम्ब के थ्रू कहाँ जाएंगे, इसके बड़े वाले हॉलो पार्ट है, बड़ा गोला है, इस पर धीरे धीरे चलकर आ जाएंगे। एक कंडीशन क्या आएगी, जब हम इस पर धीरे 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 चार्ज देते रहेंगे, यही प्रोसेस चलता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इस पर बहुत सारा चार्ज क्या होगा, जमा होगा, ठीक है। इस समय क्या होगा, इस पर इतना सारा चार्ज है
कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम मतलब परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। वायु का जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो लगभग इक्वल हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। उस समय एक फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे हम। तो जो फॉर्मूला है B = E × R। यहाँ पर E हम मैक्सिमम ले रहे हैं, मैक्सिमम मतलब वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक। तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, अब R यानी इस पूरे गोले की रेडियस हम मान लेते हैं, ठीक। तो रेडियस कितनी, हम 3 मीटर अगर मान लें, 3 मीटर के अप्रोक्स इतना बड़ा ये रहते ही रहते 3 मीटर जो भी रेडियस है, तो 6 मीटर का लगभग उस पर व्यास होगा। क्योंकि बॉन्ड डायग्राफ जनरेटर जो रियल में जिसको हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह में, वो बहुत छोटा नहीं होता। हालांकि जो हम लोग देखते हैं व्यवहारिक रूप में वो काफी छोटा होता है, ठीक। तो V यानी कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी 9 × 10⁶ जूल। इस तरीके से करके हमने मिलियन वोल्टेज लगभग फाइंड आउट कर लिया, ठीक। 10⁵ का मतलब होता है 1 लाख और 10⁶ का मतलब होता है 10 लाख और 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। 10⁶, ठीक, मतलब 1 मिलियन और 1 मिलियन मतलब हो गया ये हमारा 9 मिलियन, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज कितना बन गया, 9 मिलियन। तो ये डिवाइसेस थी जिसकी मदद से हमने 9 मिलियन का वोल्टेज हमने प्रोड्यूस करा है, ठीक है। इस डायग्राम को आपको अच्छे से देखना है, ठीक। अगर अभी भी कोई डाउट है इसकी वर्किंग को लेकर तो चलिए समझते हैं एनिमेटेड फॉर्म में। अब एनिमेटेड फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर पूरा वीडियो चलेगा और साथ साथ में आपको हमारा साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमेटेड वीडियो। देखिए वो आपके सामने जो ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं बेल्ट ली गई है और उस बेल्ट को ये 2 पुली है ऊपर और नीचे, उन पर घुमाया जाना है, ठीक है। जो एक पुली है वो रहेगी बड़े गोले के अंदर जो ऊपर रहेगा और पूरा एक स्ट्रैंड लगा रहेगा ऊपर से लेकर नीचे तक जो कि इंसुलेटर होता है। ये हमारा कॉम्ब है और एक कॉम्ब बेल्ट के लगभग पास रहता है, उसके बिल्कुल टच करने को रह जाता है इतना, ठीक है। सेकेंड पुली के पास में लगा रहता है। ओके, इस कॉम्ब को किससे जोड़ा है, हमारी हाई वोल्टेज सप्लाई से। इस हाई वोल्टेज सप्लाई से हम इसको धनावेश देंगे और एक कॉम्ब ऊपर लगा दिया गया है जो कि पूरे के पूरे चार्ज को कलेक्ट करेगा। नीचे से जो ये बेल्ट के थ्रू चार्ज आएगा इसको कलेक्ट करेगा और इस चार्ज को बड़े गोले के ऊपर भेजता है। नीचे वाली पुली को एक मोटर से घुमाया जाता है और इसी की वजह से ये पूरा का पूरा बेल्ट घूमता हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो जब हम फिर इस बैटरी के थ्रू जो हमारा कॉम्ब है नीचे वाला उसको जब हम चार्ज देते हैं हाई वोल्टेज, तो ये बेल्ट के थ्रू ऊपर जाना शुरू कर देता है। आप देख सकते हो ये चार्ज धीरे धीरे नीचे से ऊपर पहुंचा और ऊपर वाले कलेक्टर कॉम्ब ने इसको कलेक्ट कर लिया। इस तरह धीरे धीरे ये चार्ज पूरे कलेक्टर कॉम्ब पर धीरे धीरे कनेक्ट होगा और फिर जो हमारी थ्योरी नंबर 1 क्या कहती थी कि हॉलो के अंदर कोई हम दूसरा गोला रखते हैं, थ्योरी नंबर 2, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा चार्ज बड़े गोले पर आकर इकट्ठा हो गया, ठीक। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बहुत सारा चार्ज बड़े गोले पर इकट्ठा होता रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, इस पर उतना ही धनावेश बढ़ता जाएगा। आप लगातार देख सकते होंगे कि इस पर चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कंटिन्यूसली। और लास्ट में कंडीशन ऐसी आती है जब कोरोना विसर्जन हो जाता है ना, जो भी चार्ज है वो हवा में लीक कर जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी वर्किंग है बॉन्ड। तो दोस्तों ये था बॉन्ड डायग्राफ जनरेटर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि वर्किंग क्या है और उसका बेस मॉडल क्या है, कौन सी थ्योरीज है जिन पर बॉन्ड डायग्राफ जनरेटर काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको भी कोई टॉपिक दिक्कत करता है जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। अगला वीडियो हम जल्दी उस पर लेकर आने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार और खत्म करते हैं इस वीडियो को।